हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं स्टार्टर्स 194 का ट्यूटोरियल। हम स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है शेफ बेक्स केक 3। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है बेसिकली, इसमें दिया हुआ है कि आपको एक केक बनाने में 30 रुपीज़ लगता है और एक केक अगर आप बेचते हो तो आपको 50 रुपीज़ मिलता है। ठीक, यानी कि बेसिकली अगर आप एक केक बना के उसको बेचा तो आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। ठीक, अब आपको क्या दिया हुआ है, आपको एन डेज़ की टाइमलाइन में मतलब आपको दिया हुआ है कि हर दिन पे कितने लोग आएंगे आपका केक खरीदने के लिए। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझाऊँ तो बेसिकली क्वेश्चन है कि आपको एन डेज़ का आपको स्टार्टिंग में ही पता है कि एन डेज़ में आपका हर एक दिन कितने कितने कस्टमर आएंगे। लेट्स से पहले दिन आपके 2 कस्टमर आएंगे, अगले दिन आपके 5 कस्टमर आएंगे, फिर 3 कस्टमर, फिर 2 कस्टमर, फिर लेट्स से 4 कस्टमर्स। ठीक, और आपको एक और चीज़ दी हुई है कि एक केक बनाने में आपको 30 रुपीज़ लगता है और उस केक को आप बेचते हो तो उसको आपको सेल करते हो तो आपको 50 रुपीज़ मिलता है और कॉस्ट आपका 30 रुपीज़ आता है। ठीक, तो मतलब कि एक केक आपने बना के बेचा तो आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। ठीक, अब आपको क्योंकि इनिशियली दिया हुआ है कि आपका हर दिन कितने कस्टमर आएंगे, तो अब एक फैक्टर और दिया हुआ है। एक फैक्टर क्या है कि आपको बताना है कि आप बेसिकली क्या कर सकते हो, आप एक कोई इंटीजर चूज़ कर लो। लेट्स से आपने एक्स चूज़ कर लिया। अब आप हर दिन केवल एक्स अमाउंट ऑफ केक ही बना सकते हो। हर दिन आप क्या कर सकते हो, हर दिन आप एक्स अमाउंट ऑफ केक ही बना सकते हो। तो मतलब कि एक्स अमाउंट ऑफ केक बनाओगे, चाहे वो 2 कस्टमर को फुलफ़िल कर पाए या फिर ना फुलफ़िल कर पाए, या तो एक्स्ट्रा भी हो जाए तो भी उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप हर दिन एक्स अमाउंट ऑफ केक ही बना सकते हो। अब दिक्कत क्या है इसमें, दिक्कत ये है कि अगर एक दिन कुछ केक्स बच गए, लेट्स से कस्टमर आपके 2 आए, आपने लेट्स से एक्स की वैल्यू 4 चूज़ करी हुई थी। ठीक, तो आपके इस दिन 2 केक्स बच गए ना, तो इन्होंने दिया हुआ है कि एक केक जो है वो एक दिन में ही ख़राब हो जाएगा, तो आप उसको अगले दिन यूज़ नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो 2 केक्स हैं ये वेस्ट हो गए आपके। अब केक वेस्ट हुए तो इसका मतलब आपने जो कॉस्ट प्राइस लगाया हुआ था उसमें वो आपका वेस्ट हो गया, राइट, क्योंकि आपने उसको सेल नहीं किया तो इवेंचुअली आपको सेल प्राइस नहीं मिला। तो आपने जो कॉस्ट प्राइस इन 2 केक्स का लगाया था यानी कि आपका 60 रुपीज़ वेस्ट हो गया। ठीक, तो बेसिकली आपको यही करना है कि एक्स की वैल्यू ऐसी ऑप्टिमली चूज़ करनी है सच दैट कि सेम एक्स अमाउंट ऑफ केक आप हर दिन बनाओगे और आपका बेसिकली जो प्रॉफिट हो, प्रॉफिट यानी कि जितने आपने केक्स बनाए माइनस जितने आपने केक सेल किए, बेसिकली उसका जो कॉस्ट था उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करो तो आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए दैट शुड बी मैक्सिमम। ठीक, तो प्रॉफिट को आपको मैक्सिमाइज करना है। ठीक, अब हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं इसको। तो देखो, पहली चीज़ जो हम नोटिस करेंगे कि बिकॉज हमें पता है कि एक जो अभी हम केक बनाएंगे वो अगर हमारे कस्टमर से ज़्यादा हो जाता है, लेट्स से कि हमारा मैक्सिमम कस्टमर कौन है, हमारा किसी भी दिन पे पीक कस्टमर्स कितने आ सकते हैं, तो हम देखें अगर किसी भी दिन पे मेरे 5 कस्टमर से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो मैं कहता हूँ कि x की वैल्यू अब मुझे 5 से बड़ी लेने का कोई सेंस नहीं बनेगा। लेट्स से अगर मैंने x की वैल्यू आपने कहा कि 8 ले लेता हूँ, तो देखो भाई किसी भी दिन पे 5 से ज़्यादा तो कस्टमर आ ही नहीं रहे, तो हर दिन आपका तो हर दिन आपका ये 3 केक तो हर दिन वेस्ट जाएंगे ही जाएंगे, ये गारंटीड है, क्योंकि 5 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, तो 3 या उससे ज़्यादा केक हर डेली का आपका वेस्ट जाएंगे ही जाएंगे। ठीक, तो बेसिकली ये 3 एक्स्ट्रा केक बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि आपको इवेंचुअली इसका कॉस्ट प्राइस तो देना ही पड़ेगा, राइट। तो मैं कह रहा हूँ कि मतलब कि आप केक जो बनाना चाहोगे वो हमेशा आपके मैक्सिमम जितने भी कस्टमर आ सकते हैं वो या उससे कम ही बनाना चाहोगे। ठीक, तो अब देखो, अब क्योंकि आपका कंस्ट्रेंट अगर देखो तो कंस्ट्रेंट बेसिकली क्या है, कंस्ट्रेंट आपके बेसिकली 100 है। ठीक, तो आप क्या कर सकते हो, मैं कहता हूँ कि क्योंकि आपको पता है कि आप जो है ये केक जो है वो आप 1 से लेके जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ तक बना सकते हो। ठीक, 1 से लेके मैक्सिमम जो भी वैल्यू वहाँ तक आप चूज़ कर सकते हो। तो 1 से लेके मैं क्या करता हूँ, मैं 100 बेसिकली मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, तो 1 से लेके 100 तक हम लूप चला सकते हैं। ठीक, 100 या बेसिकली मैक्स वैल्यू तक लूप चला सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, अब हम डिसाइड करेंगे कि अगर हमने x की वैल्यू ये लूप चलाया, हमने ये लूप चला x की वैल्यू के लिए। ठीक, 1 टू मैक्स वैल्यू, 1 से लेके मैक्स वैल्यू तक हमने लूप चलाया। अब हमने x की वैल्यू क्योंकि फिक्स कर ली है, तो लेट्स सी कि हमारा कॉस्ट क्या आता है, क्योंकि हमने x की वैल्यू फिक्स कर दी है, तो अब हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आएगा इस x की वैल्यू के साथ। ठीक, तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो पर डे का अगर हम देखें पर डे का कितना प्रॉफिट आएगा, अगर हम सारे डेज का प्रॉफिट निकाल लें और उनको ऐड कर दें तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक, तो अगर हमें पर डे का प्रॉफिट निकालना है तो पर डे का प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो देखो पर डे का प्रॉफिट निकलेगा कि आपने एक्स अमाउंट ऑफ केक बनाए। ठीक, तो
x इंटू 30, यानी कि इतना आपका पैसा लगा, राइट, इतना पैसा आपने लगाया। और आपने सेल कितना किया, सेल करोगे जितने कस्टमर आपके उस दिन आएंगे, यानी कि लेट्स से अगर एरे ऑफ आई कस्टमर्स आए उस दिन, तो एरे ऑफ आई कस्टमर्स को आपने केक दिया और हर एक केक का आप कितना रुपये ले रहे हो, हर एक केक का आप 50 रुपीज़ ले रहे हो, राइट। तो आपने बेसिकली क्या किया, 50 इंटू एरे ऑफ आई, इतना आपने सेल करके इतना कॉस्ट कमाया, तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। माइनस अब कॉस्ट कितना आपको लगा, कॉस्ट टोटल आपको एक्स केक बनाने में 30x कॉस्ट लग गया, ठीक। तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो आपका उस दिन का प्रॉफिट होगा, ठीक। अब ये हो सकता है कि नेगेटिव भी हो जाए, तो प्रॉफिट ये आपका नेगेटिव भी हो सकता है, बट इवेंचुअली आपको क्या पता करना है, इवेंचुअली आपको हर एक डे का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और इसको आपको क्या करना है, इसको आपको ऐड करना है ओवर ऑल आई फ्रॉम 0 to n-1, राइट। जब आप ये कर लोगे तो आपको इस x के लिए, इस पर्टिकुलर x के लिए आपको पता चल जाएगा कि इस x का कितना प्रॉफिट है, और आपको क्या करना है, इन सारे x के लिए इस प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, ठीक। तो बेसिकली आपका n स्क्वायर में एक लूप आपका चलेगा इस x के लिए और अगला लूप चलेगा आपका हर एक डे का प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। तो आप n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी में इसको आराम से कर लोगे, ठीक है, क्योंकि 100 है तो 10 to the power 4 विच इज़ ईजिली एक्सेप्टेबल, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पहला क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन है मार्क ऑल, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, इसमें देखो, इसमें बेसिकली आपको n नंबर्स दिए हुए हैं और इनिशियली आपको बोला गया कि सारे नंबर्स जो है वो अनमार्क्ड हैं, ठीक। अब आपको क्या करना है, आप एक ऑपरेशन में बेसिकली क्या कर सकते हो, एक ऑपरेशन में आप कोई भी एक इंडेक्स पिक कर लो, ठीक, कोई भी एक इंडेक्स पिक कर लिया। अब आप क्या कर सकते हो, आप या तो स्टार्टिंग से लेके उस इंडेक्स तक सारे एलिमेंट्स को मार्क कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, या फिर आप उस एलिमेंट से लेके एंड तक सारे एलिमेंट्स को मार्क कर सकते हो, यानी कि बेसिकली आप उस एलिमेंट तक या तो पूरे प्रीफिक्स को मार्क कर सकते हो या तो उस एलिमेंट से लेके पूरे सफिक्स को मार्क कर सकते हो। अब इसका कॉस्ट आपको कितना देना पड़ेगा, इसका कॉस्ट आपको उतना देना पड़ेगा जितना उस इंडेक्स की वैल्यू होगी। तो बेसिकली हर एक इंडेक्स की एक वैल्यू आपको स्टार्टिंग में दी हुई है, तो बेसिकली एक एरे दिया हुआ है जिसमें आपको कॉस्ट दिया हुआ है, ith वाले इंडेक्स पे ऑपरेशन परफॉर्म करने का कॉस्ट आपको AI में पड़ा हुआ है, ठीक। अब बेसिकली लेकिन एक चीज़ और दी हुई है, एक चीज़ ये दी हुई है कि आप एक जगह पे एक ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक। क्या दिया हुआ है, बेसिकली आपको दिया है कि लेट्स से अगर आपने ith वाला इंडेक्स पिक किया तो या तो आप यहाँ पे सफिक्स वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो या तो प्रीफिक्स वाला। आप ये नहीं कर सकते कि यहीं पे सफिक्स और यहीं पे प्रीफिक्स कर दो, क्योंकि उस केस में आप क्या करना चाहोगे, उस केस में आप मिनिमम वैल्यू ढूंढ लोगे कि मिनिमम वैल्यू बता दो आई की क्या है, और जो भी मिनिमम वैल्यू होगी आई की उसी के लिए आप एक बार लेफ्ट में भी कर दोगे, एक बार उसके सफिक्स के भी कर दोगे, तो 2 into जो भी आपका मिनिमम ऑफ एरे ऑफ जो भी क्या एरे ऑफ आई बेसिकली ओवरऑल जो भी आई इक्वल्स टू 0 से लेके n-1 तक, ठीक। तो बेसिकली आप पूरी एरे का मिनिमम निकालोगे, उसको ट्वाइस कर दोगे कि एक बार मैंने इसको प्रीफिक्स में अप्लाई किया, एक बार सफिक्स में। तो ये नहीं कर सकते हो आप, या तो आप इसको सफिक्स में अप्लाई कर सकते हो या तो आप इसको प्रीफिक्स में अप्लाई कर सकते हो, राइट। तो अब इसकी कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं। तो देखो, सबसे मेन ऑब्जर्वेशन जो है वो ये है कि लेट्स से आपने, मैं कहता हूँ लेट्स से ये आपकी एरे थी, ठीक है, आपने कहा कि मैं देखो क्या करता हूँ, मैं ये वाला इंडेक्स चूज़ करता हूँ और यहाँ से लेके एक प्रीफिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, ठीक। फिर आपने कहा कि लेट्स से मैं एक ये वाला इंडेक्स चूज़ करता हूँ और यहाँ से लेके ये वाला प्रीफिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ, ठीक। तो देखो आपको कुछ दिख रहा होगा, आपको ये दिख रहा है कि देखो भाई, तुमने यहाँ पे एरे ऑफ लेट्स से आई कॉस्ट दे के यहाँ से क्या किया, 0 से लेके इस आई तक सबको मार्क करा, ठीक। और फिर तुमने क्या किया, फिर तुमने एरे ऑफ जे कॉस्ट दे के क्या किया, 0 से लेके जे तक सबको मार्क कर दिया। अब देखो भाई, तुम इस केस में कितना कॉस्ट दे रहे हो, इस केस में तुमने 0 से लेके जे तक सारे एलिमेंट्स को मार्क किया, चाहे एक बार करो चाहे 10 बार करो, मार्क एक ही बार कंसीडर होगा, राइट। तो तुमने यहाँ पे 0 से लेके जे तक के एलिमेंट्स को मार्क करने के लिए AI कॉस्ट दिया और प्लस AJ कॉस्ट दिया, ठीक। बट अगर तुम दिमाग लगाओ तो ये AI क्यों परफॉर्म किया, जब तुम्हें ये AJ परफॉर्म करना ही था तो तुम AI क्यों परफॉर्म करोगे, ठीक। क्योंकि AJ भी क्या कर रहा है, AJ भी 0 से J तक मार्क कर रहा है और ये AI जो है वो 0 से I तक मार्क कर रहा है, बट इट इज़ एनीवेज गोना कवर इन दिस J वाला ऑपरेशन, राइट। तो मतलब कि कहने का मतलब है कि आप दो पॉइंट पे, किसी भी दो इंडेक्स पे आप प्रीफिक्स वाला ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना चाहोगे, क्योंकि आप अगर
सेम पॉइंट पे सेम दो अलग अलग पॉइंट्स पे प्रीफिक्स वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हो, तो इसका मतलब कि एक ऑपरेशन आपका रिडंडेंट है, यानी कि वो क्या कर रहा है, वो जो पिछला ऑपरेशन है उसके ही एलिमेंट्स को दोबारा से मार्क करने की कोशिश कर रहा है, बट आपको कॉस्ट एक्स्ट्रा फालतू में देना पड़ रहा है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि आप क्या करना चाहोगे, आप हमेशा प्रीफिक्स ऑपरेशन को एक इंडेक्स के लिए ही चूज़ करना चाहोगे। ठीक है, तो प्रीफिक्स आप क्या करोगे, सिंगल टाइम ही परफॉर्म करना चाहोगे। ठीक, ये तो एक बात हो गई आपकी। अब अगली चीज़ क्या है, अगली चीज़ सेम जो मैंने कहा प्रीफिक्स के लिए, अब यही सेम चीज़ सफिक्स के लिए भी ट्रू होगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे फिर सेम चीज़ अगर हम लेते हैं कि एक ऑपरेशन मैंने परफॉर्म किया जहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एरे ऑफ आई के लिए परफॉर्म कर रहा हूँ, यानी कि आई से लेके पूरा मेरा n-1 तक सबको मैंने मार्क कर दिया। आपने कहा कि एक और इंडेक्स है जहाँ पे मैंने क्या किया, ये मेरा jth पॉइंट है और इसमें मैंने एरे ऑफ j कॉस दे के क्या किया, j से लेके n-1 तक सबको मार्क कर दिया। तो मैं फिर से वही कहूँगा कि ये फिर आई वाला ऑपरेशन क्यों परफॉर्म किया तुमने? अगर तुम्हें जे वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना ही था तो तुम आई वाला ऑपरेशन नहीं परफॉर्म करना चाहोगे, क्योंकि तुम्हें एनीवेज एरे ऑफ आई कॉस्ट एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है। ठीक, तो ये चीज़ इसके लिए भी ट्रू है कि सफिक्स ऑपरेशन भी तुम केवल क्या करना चाहोगे, एट मोस्ट वन टाइम परफॉर्म करना चाहोगे। ठीक, अब मैं एट मोस्ट वन क्यों बोल रहा हूँ, एग्जैक्टली वन क्यों नहीं बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर मान लो अगर तुम 0th इंडेक्स पिक करते हो, लेट्स से ये आ रहा है तुम्हारी 0 से n-1 तक, और 0th इंडेक्स पिक करते हो और यहाँ पे कहते हो कि मैं क्या करूँगा, मैं सफिक्स वाला ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा यहाँ पे। तो अगर तुम 0th इंडेक्स से सफिक्स वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो तुम्हें एरे ऑफ 0 कॉस्ट दे के तुमने पूरी एरे को एक बार में मार्क कर दिया। अब इस केस में तुम्हें कोई भी प्रीफिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम प्रीफिक्स ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म करते हो तो यू आर एनीवे पेइंग एक्स्ट्रा मनी, राइट, बिकॉज क्योंकि आपका पूरा तो कवर्ड हो गया। ठीक है, अब किसी भी इंडेक्स के लिए अगर आप दोबारा से कोई प्रीफिक्स वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट ही दे रहे हो। ठीक, सेम चीज़ आपकी ट्रू किस केस में होगी, अगर आप मान लो कहते हो कि 0 से n-1 है और मैंने n-1 को पिक किया और इससे क्या किया मैंने, इससे मैंने एक प्रीफिक्स वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। ठीक, तो n-1 से अगर प्रीफिक्स वाला ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो एरे ऑफ n-1 कॉस्ट में आपका क्या हो जाएगा, पूरी एरे अगेन फिर से मार्क हो जाएगी। ठीक, तो ये दो केस थे जिसमें आपके एक ऑपरेशन में ही एरे मार्क हो जाएगी। अदरवाइज बाकी केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी केसेस में आपको एक बार आप प्रीफिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, अब क्योंकि आप दोबारा प्रीफिक्स नहीं परफॉर्म कर सकते और आप प्रीफिक्स एंड ऑफ द एरे में नहीं परफॉर्म करो, तो इसका मतलब कि अब जो दूसरा ऑपरेशन है वो सफिक्स का ही होना चाहिए बाकी सारे एलिमेंट्स को कैप्चर करने के लिए, राइट। ठीक, तो अब देखते हैं हम ये कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स से कि ये मेरी एरे थी, मान लो ये मेरी एरे थी, मैंने क्या किया, मैंने लेट्स से कि इस पॉइंट पे एक प्रीफिक्स वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया लेट्स से। ठीक, इस पॉइंट पे मैंने क्या किया, एरे ऑफ आई कॉस्ट दे के ये प्रीफिक्स वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को एक मात्र ऑपरेशन मेरे पास अब बचा है कि मेरे को किसी भी एक पॉइंट को चूज़ करना है और सच दैट कि मेरे को अब वहाँ से एक सफिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और एक ही ऑपरेशन अब मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, क्योंकि अब ना तो मैं दोबारा एक प्रीफिक्स ऑपरेशन परफॉर्म कर पाऊंगा और ना ही मैं दो सफिक्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, क्यों नहीं करना ये मैंने पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया है। ठीक, तो अब देखो, अब बेसिकली मैं कहता हूँ कि अगर मान लो अब तुम्हारे पास कौन कौन सा पॉइंट है जहाँ से तुम सफिक्स ऑपरेशन परफॉर्म करो सच दैट कि पूरी एरे तुम्हारी कवर्ड हो जाए। ठीक, मिनिमम तो बाद में आएगा, पहले तो पूरी एरे कवर करनी है ना। तो देखो मैं कहता हूँ कि अगर तुम इसी पॉइंट से अगर तुम सफिक्स ऑपरेशन परफॉर्म कर दो तो तुम्हारी पूरी एरे कवर्ड हो जाएगी, बट तुम इस पॉइंट से नहीं कर सकते हो ना, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक पॉइंट से या तो केवल सफिक्स वाला परफॉर्म कर सकते हो या तो केवल प्रीफिक्स वाला परफॉर्म कर सकते हो। तो इस पॉइंट से क्योंकि तुमने प्रीफिक्स वाला परफॉर्म कर दिया है तो अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम i+1 वाले से परफॉर्म कर सकते हो। ठीक, i+1 वाले से परफॉर्म कर सकते हो और ये एक वैलिड भी होगा क्योंकि 0 से i तक इसने कवर कर लिया, i+1 से लेके लास्ट तक ये कवर कर लेगा। ठीक, क्या तुम i+2 से परफॉर्म कर सकते हो क्या? मैं कहूँगा i+2 से तो नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो 0 से i तक ये कवर कर लेगा, i+2 से लेके n-1 तक ये कवर कर लेगा, बट इस i+1 का क्या होगा, i+1 तो खाली रह जाएगा ना, तो i+1 को भी कवर करना है। तो इसका मतलब कि अब इस साइड पे तुम किसी से भी नहीं परफॉर्म कर सकते हो। तो बेसिकली अगर तुमने प्रीफिक्स वाला ऑपरेशन i पे परफॉर्म किया है तो तुम अपना सफिक्स वाला ऑपरेशन कहाँ परफॉर्म करना चाहोगे, या तो तुम i+1 पे परफॉर्म करो, i पे तो तुम कर नहीं सकते हो, i+1 पे परफॉर्म करो, या फिर क्या इस पॉइंट से तुम परफॉर्म कर सकते हो? हाँ, क्योंकि देखो ओवरलैप भले ही हो रहा है बट ये सारे एलिमेंट भी तो कवर हो जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे इस i+1 की जो भी वैल्यू है
लेट्स से आई प्लस वन की वैल्यू 6 है तुम्हारी, एरे ऑफ आई प्लस वन की वैल्यू बेसिकली 6 है, और इधर कोई एक ऐसा एलिमेंट है, मान लो 4 पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक। अब तुम 4 से सफिक्स वाला ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो तुम्हें 4 कॉस देना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम आई प्लस वन से परफॉर्म करोगे तो तुम्हें 6 कॉस देना पड़ेगा। तो विच वन इज बेनिफिशियल? ऑल्दो ये तुम्हारा कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट ओवरलैप करके दोबारा जो पहले से मार्क है उनको मार्क कर रहा है, बट इवेंचुअली क्योंकि तुम्हारा कॉस्ट ये कम कर दे रहा है तो तुम ऑब्वियसली यही चूज़ करना चाहोगे, राइट। तो देखो अब इसका इस तरीके से सॉल्यूशन क्या बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा कि लेट्स से अगर मैंने कोई आई एलिमेंट पिक किया कि मैं यहाँ पे प्रीफिक्स वाला ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, तो अब सफिक्स वाला कौन सा चूज़ करना चाहूँगा मैं? सफिक्स की मेरे पास कुछ चॉइसेस हैं, एक तो 0 से लेके आई माइनस वन तक, 0 से लेके आई माइनस वन का मिनिमम, जो भी 0 से लेके आई माइनस वन का मिनिमम है वो मैं पिक करना चाहूँगा, या फिर मेरा आई प्लस वन, क्योंकि देखो मैं आइडियली तो आई प्लस वन चूज़ करना चाहूँगा क्योंकि इसमें कोई ओवरलैप नहीं है, ठीक। तो आइडियली मैं क्या चूज़ करना चाहूँगा? आइडियली मैं आई प्लस वन चूज़ करना चाहूँगा। बट अगर मेरे को कोई 0 से लेके आई माइनस वन तक, 0 से लेके आई माइनस वन तक कोई एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है जो कि ऑल्दो कुछ ओवरलैपिंग एलिमेंट्स लाएगा, बट क्या करेगा वो मेरा इस कॉस्ट से कम में कर देगा। तो यानी कि मिनिमम जो भी मेरा 0 से लेके आई माइनस वन का होगा, ठीक है, वो क्या होगा? इन दोनों का मैं मिनिमम निकालूंगा, ठीक। तो अब मेरा फाइनल सॉल्यूशन क्या बनेगा? फाइनल सॉल्यूशन बनेगा कि मैं हर एक आई के लिए ट्रैवर्स करूँ, हर एक आई के लिए ट्रैवर्स करूँ, और मैं क्या करना चाहूँगा? मैं इनिशियली मैं एक प्रीफिक्स मिनिमम करके एक यूज़ कर सकता हूँ, प्रीफिक्स मिनिमम, जिसमें मेरे हर एक आई के लिए पड़ा होगा कि 0 से लेके आई माइनस वन का मिनिमम क्या है। तो मैं ऑर्डर ऑफ वन में ये बता सकता हूँ कि इधर का मिनिमम क्या है, और उसको फिर मैं आई प्लस वन के साथ मिनिमाइज़ कर लूँगा, ठीक। तो मैं ये क्या कर सकता हूँ? एक ट्रैवर्सल में कर सकता हूँ। और साथ में मैंने जो इनिशियली आपको बताया था कि दो ऐसे ऑपरेशन हैं जिसमें आपको केवल एक ही ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, वो है कि आपका 0th इंडेक्स वाला और n माइनस वन। 0 पे आप सफिक्स वाला परफॉर्म करना चाहोगे और n माइनस वन पे आप प्रीफिक्स वाला परफॉर्म करना चाहोगे। तो इसको भी आप मिनिमम में कंसीडर करोगे, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है मंचीज़ मॉड्यूलो। तो इसमें देखो क्या करना है, इसमें बेसिकली आपको एक एरे दी हुई है n साइज की, आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ठीक। दिस एक्सप्रेशन ओवर ऑल द पॉसिबल ट्रिपलेट्स, जो भी आपके ट्रिपलेट्स पॉसिबल है, और इसमें कोई ये कंडीशन नहीं दी हुई कि आई आपका जे के पहले होना चाहिए, मतलब कि कोई भी ऑर्डरिंग नहीं, कोई भी आप रैंडम 3 एलिमेंट्स पिक कर सकते हो, बट द कंडीशन इज कि आई जे के जो भी आप पिक कर रहे हो दैट शुड बी पेयर वाइज डिस्टिंक्ट, राइट। तो मतलब कि सेम एलिमेंट आप दोबारा नहीं पिक कर सकते हो बेसिकली। तो मतलब कि आपको कोई भी 3 एलिमेंट से सारे के पिक करने हैं सच दैट कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू आपकी क्या हो? मैक्सिमम हो, ठीक। अब देखते हैं एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है। तो एक्सप्रेशन बेसिकली दिया हुआ है कि एरे ऑफ आई शुड बी, एरे ऑफ आई का आप अगर मॉड्यूलो करो एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ के के साथ, तो इसकी वैल्यू को आपको क्या करना है? इसकी वैल्यू को आपको मैक्सिमाइज करना है, ठीक। अब देखो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बेसिकली क्या आ सकती है, ठीक। अगर हम देखें तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ सकती है? तो देखो दो चॉइसेस हैं आपके पास। पहली चॉइस कि जब आपका जो होगा ए ऑफ आई जो है, बेसिकली ए ऑफ आई जो है वो क्या है? उसकी वैल्यू आपकी मान लो बड़ी है किससे? इस एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ के से, ठीक। लेट्स से अगर एरे ऑफ आई की आपकी वैल्यू क्या है? एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ के से बड़ी है, ठीक। इस केस में कुछ होगा। दूसरा केस है कि जब आपका क्या होगा, जब आपकी एरे ऑफ आई की वैल्यू बेसिकली छोटी है किससे? एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ के से, ठीक। और तीसरा केस होगा जब दोनों की वैल्यू बराबर है। तो बेसिकली अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो आपका कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, तो उस केस में आपको क्या मिल जाएगा? उस केस में आपको 0 मिल जाएगा। तो बेसिकली वो तो मिनिमम वैल्यू ही हो गई, राइट। तो ये दो केसेस हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अब वैल्यू मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या आ सकती है। तो देखो अगर हमारा ए ऑफ आई की वैल्यू क्या है? ए ऑफ आई की वैल्यू बड़ी है, ए ऑफ आई की वैल्यू बड़ी है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका ए ऑफ आई इससे डिविजिबल होगा, कुछ पार्ट इससे डिविजिबल होगा, और जो रिमाइंडर बचेगा बेसिकली वो आपका कोई ऐसी वैल्यू होगी जो कि इससे छोटी होगी, राइट। क्योंकि अगर आप मान लो 5 को 3 से डिवाइड करते हो तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो गारंटीड है कि वो 3 से छोटा होगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप 5 को क्या लिख रहे हो? बेसिकली 5 को आप लिख रहे हो कि जितना भी आपका क्वेश्चन आ रहा है इंटू बेसिकली आप ये 3 लिख रहे हो, 3 इंटू जो भी क्वेश्चन आ रहा है प्लस रिमाइंडर, इसी फॉर्म में तो आप 5 को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो। अब लेकिन आप कह रहे हो कि मेरा जो रिमाइंडर है वो मेरा 3 से बड़ा है,
तो मैं कहता हूँ कि अगर रिमाइंडर 3 से बड़ा है तो मैं क्या करूँगा, तो मेरा क्वोशंट 1 बढ़ जाएगा ना। अगर मेरा रिमाइंडर 3 से बड़ा है तो मेरा क्वोशंट 1 बढ़ जाएगा, और रिमाइंडर में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर में मेरा बेसिकली ये 3 माइनस हो जाएगा, राइट। क्योंकि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ कि मान लो आप क्या कहते हो, मैं 8 को 3 से डिवाइड करता हूँ, ठीक। आप कहते हो आइडियली तो क्या आना चाहिए, आइडियली इसकी वैल्यू आनी चाहिए 2, ठीक। बट आप कहते हो कि इसकी वैल्यू मेरी 5 आ रही है, तो बेसिकली आप कह रहे हो कि मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 3 × 1 + 5 के फॉर्म में, तो जिसमें कि आपका 1 क्या है, क्वोशंट है, और ये 5 रिमाइंडर है। तो मैं कहता हूँ कि ये अभी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है। क्यों सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 से बड़ी हो नहीं सकती। अगर इसकी वैल्यू 3 से बड़ी है तो इसका मतलब मेरा क्वोशंट 1 बढ़ सकता है, तो इसका मतलब मैं अपने क्वोशंट को 1 बढ़ा दूंगा और इस रिमाइंडर में से 3 माइनस कर दूंगा। तो अब ये अपने मिनिमम फॉर्म में है, 3 × 2 + 2 करोगे तो दैट विल ऑल्सो बी 8, एंड दिस इज द मिनिमम फॉर्म ऑफ दिस कैलकुलेशन। तो रिमाइंडर आपका जो होगा वो हमेशा क्या होगा, जो डिवाइड कर रहा है बेसिकली डिवाइजर जो है आपका, उससे हमेशा छोटा होगा। अब क्योंकि ये वैल्यू आपकी a ऑफ i से छोटी है ऑलरेडी, तो इसका मतलब जो इस केस में आंसर आएगा वो आपका a ऑफ i से छोटा ही आएगा, ठीक। a ऑफ i से छोटा ही आएगा, क्योंकि आपकी यही वैल्यू a ऑफ i से छोटी है, और जो आपका रिमाइंडर आएगा वो इससे भी छोटा आएगा, तो बेसिकली आपका आंसर जो आएगा वो क्या होगा, वो हर केस में आपका a ऑफ i से छोटा होगा इस केस में, ठीक। अब दूसरा केस देखता हूँ मैं। दूसरा केस है कि मेरा जब a ऑफ i जो है वो क्या है, वो आपका छोटा है इस वैल्यू से, ठीक। दूसरे केस में a ऑफ i छोटा है, ये वाली वैल्यू बड़ी है। अगर मान लो आप क्या कहते हो, मैं कहता हूँ कि मैं 5 को 8 से डिवाइड करना चाहता हूँ, इस केस में आपका रिमाइंडर क्या आता है, इस केस में आपका रिमाइंडर हमेशा 5 ही आता है, क्योंकि ये डिवाइड कर ही नहीं पाएगा। तो बेसिकली इट इज़ 0 × आपका जो भी जिससे भी आप डिवाइड कर रहे हो प्लस जो भी आपका बचा रिमाइंडर, ठीक। क्योंकि एक टाइम्स भी डिवाइड नहीं कर पा रहा है क्योंकि ये वैल्यू ऑलरेडी छोटी है, तो इस केस में आपका क्या होगा, 0 × बेसिकली क्वोशंट की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी और रिमाइंडर पूरी वही वैल्यू हो जाएगी। तो इस केस में आपकी मैक्सिमम वैल्यू a ऑफ i हो सकती है, ठीक। इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में मैक्सिमम वैल्यू a ऑफ i हो सकती है। तो बेसिकली आप a ऑफ i ऐसे कुछ चूज़ करना चाहोगे, क्योंकि आपको ये पता है कि मतलब कि अगर a ऑफ i से बड़ी वैल्यू अब आप नहीं ला सकते इस एक्सप्रेशन की, तो इसका मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू तो वही होगी जो इस एरे की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है, ठीक। लेकिन अब क्या हर केस में वो होगा या फिर नहीं होगा, ये देखना पड़ेगा हमें। तो देखो 1-2 केसेस बनाते हैं हम, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। तो बेसिकली मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि मैंने क्या किया, मैंने अपनी एरे को लेट्स से सॉर्टेड फॉर्म में लिख लिया, ठीक। लेट्स से मैंने क्या किया, मैंने अपनी एरे को सॉर्टेड फॉर्म में लिख लिया, ठीक। लेट्स से अब मैंने अपनी एरे को सॉर्टेड फॉर्म में लिख लिया, तो यानी कि A4 आपका सेकेंड मैक्सिमम है, A5 आपका मैक्सिमम है, उसके बाद इस तरीके से बेसिकली आपका जो A5 है वो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद A4 है, फिर A3 है, बेसिकली इस फॉर्म में मैंने लिख लिया, ठीक। अब देखो, अब मैं कहता हूँ कि जो 2 कंडीशंस थी वो क्या थी, 2 कंडीशंस थी कि अगर आपकी a ऑफ j प्लस a ऑफ k की वैल्यू बड़ी है, a ऑफ j और a ऑफ k की वैल्यू अगर आपकी बड़ी है, इन दोनों का सम बेसिकली बड़ा है अगर a ऑफ i से, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका a ऑफ i आंसर होगा, ठीक। उस केस में क्या होगा, उस केस में a ऑफ i आंसर होगा। तो अब बेसिकली मैं कहता हूँ कि a ऑफ i ऐसा चूज़ करना है आपको कि आपका a ऑफ j और a ऑफ k गारंटी हो जाए कि ये आपकी वैल्यू बड़ी ही है, ठीक। तो मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि a ऑफ j या a ऑफ k में से कोई एक एलिमेंट में सबसे मैक्सिमम वाला चूज़ कर लेता हूँ, ठीक। तो अगर मान लो मैंने इसको a ऑफ j चूज़ कर लिया, बेसिकली अगर मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको मैंने क्या किया, उसको मैंने a ऑफ j चूज़ कर लिया, तो अब a ऑफ a अगर मैं मिनिमम वैल्यू को भी चूज़ करता हूँ, a ऑफ k अगर मैं मिनिमम वैल्यू को भी चूज़ करता हूँ, तो इट इज़ गारंटीड कि वो इन सारी वैल्यूज से बड़ी ही होगी, ठीक। क्योंकि बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि जब ये वाली वैल्यू जो है ये आपकी पूरी एरे में सबसे बड़ी वैल्यू है, पूरी एरे में सबसे बड़ी वैल्यू, तो a ऑफ i अगर आप कुछ भी पिक कर लो तो वो इससे ही बड़ा नहीं हो सकता, तो वो ये प्लस a ऑफ k से बड़ा कैसे हो सकता है। तो बेसिकली अगर मैंने a ऑफ j या फिर a ऑफ k में सबसे बड़ी वैल्यू चूज़ कर ली, तो मतलब कि आपका आंसर हमेशा क्या होगा, आपका आंसर हमेशा a ऑफ i आ सकता है, ठीक। तो बेसिकली इसका मतलब है कि जो सेकेंड मैक्स वैल्यू है वो तो आपका आंसर हमेशा पॉसिबल है, वो क्या है, वो आंसर आपका हमेशा पॉसिबल है, ठीक। सेकेंड मैक्स वैल्यू आपका आंसर हमेशा पॉसिबल है। अब हमें बस देखना है कि क्या मेरी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो मेरा आंसर बन सकती है कि नहीं, ठीक। तो उस केस में क्या करना चाहूँगा मैं, उस केस में मैं करना चाहूँगा कि मैं क्या करूँ, मैं अपने a ऑफ i को क्या करूँ, a ऑफ i को फिक्स करने की अब कोशिश करूँगा। a ऑफ i को बेसिकली अब मैं अपना ये मैक्सिमम वैल्यू बनाने की कोशिश करूँगा, और a ऑफ j और a ऑफ k के लिए क्या करूँगा, मैं इन रैंडम वैल्यूज़ को पेयर बनाने की कोशिश करूँगा,
ठीक, इनका कोई भी अगर एक ऐसा पेयर एग्जिस्ट करता है सच दैट कि उनकी वैल्यू क्या हो, उनकी वैल्यू इस ए ऑफ 5 से ज़्यादा हो जाए, ठीक, इस ए ऑफ 5 से बड़ी हो जाए, तो बेसिकली मैं क्या कह सकता हूँ, उस केस में मैं कह सकता हूँ कि मैं ए ऑफ 5 भी बना सकता हूँ, क्योंकि बस मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली ए ऑफ आई बनाना चाह रहा हूँ। अब गारंटी नहीं है, देखो आपको ऐसा लग सकता है कि जब तक कोई बड़ी वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक मेरा ए ऑफ 5 नहीं बन सकता, ठीक, आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि अब मैं सेकंड मैक्सिमम और इन दोनों वैल्यूज़ को क्यों नहीं पिक कर रहा हूँ, ठीक है, आपके दिमाग में ये आ सकता है कि अगर मान लो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं बेसिकली करना चाह रहा हूँ कि मेरे को चूज़ करना है कि अगर मेरे को जो मैक्सिमम वैल्यू है, लेट्स से ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू हो, ठीक है, तो अगर मेरे को अब ऐसी दो वैल्यूज़ पिक करनी है सच दैट कि उनका सम जो हो वो इससे बड़ा होने का चांसेस है, तो आप कहोगे कि जो सेकंड मिनिमम और थर्ड मिनिमम है अगर तुम इन दोनों को ऐड करो तो यही इसी की पॉसिबिलिटी है ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो यही सबसे मैक्सिमम पॉसिबल किसकी वैल्यू हो सकती है, अब इन्हीं दोनों की वैल्यू हो सकती है ना, तो इन दोनों की वैल्यू अगर इससे बड़ी नहीं हो पा रही है तो इसका मतलब कि और कोई भी पेयर की वैल्यू इससे बड़ी नहीं हो पाएगी। बट मैं कह रहा हूँ कि मेरे को ज़रूरी नहीं कि मैं वैल्यू बड़ी कर रहा हूँ, ठीक, ऐसा कुछ हो सकता है कि मान लो आपकी जो सेकेंड लास्ट वैल्यू है वो मान लो 7 है, ठीक, और जो आपकी ये एरे ऑफ मैक्स की वैल्यू है ये मान लो एक बहुत बड़ी वैल्यू है, ठीक, ये मान लो 1000 है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको ये 1000 का 1000 ही लाना है, आप कोई भी मान लो कोई भी आप ऐसा पेयर पिक करना चाहोगे जिसको आप क्या करो, जिसको आप 1000 को जब डिवाइड करो किसी भी दो एलिमेंट से ए जे और बेसिकली ए के सम से डिवाइड करो तो ज़रूरी नहीं कि वैल्यू 1000 ही आनी चाहिए, तो बेसिकली इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि आपको मैक्सिमम ही चूज़ करना है, आप बेसिकली कोई भी दो एलिमेंट ऐसे चूज़ करो जिससे आप इस 1000 को अगर डिवाइड करो तो जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, क्योंकि ये 7 से तो बड़ी वैल्यू आ ही सकती है ना, 7 और 1000 के बीच की भी तो कोई वैल्यू आ सकती है, इसीलिए मैं सारे पेयर चूज़ करना चाह रहा हूँ। अदरवाइज अगर मेरे को ये 1000 ही लाना होता तो मैं हमेशा थर्ड मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम ही पिक करता, बट क्योंकि मेरे पास चांसेस है कि इन दोनों के बीच की भी कोई वैल्यू आ सकती है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए मैं पूरे जो भी पोटेंशियल मेरे जे और के हो सकते हैं उनके लिए बेसिकली दो लूप चला रहा हूँ, ठीक, तो उम्मीद करता हूँ, देखो यहाँ पे कंस्ट्रेंट भी इस तरीके से दिए हुए आपको 5000 कंस्ट्रेंट है, तो बेसिकली आपका एन स्क्वायर का लूप आराम से चल जाएगा, ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद ख़त्म करते हैं, ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है बेसिकली आपका गुड एरेज, ठीक, इसका एक साइक्लिक वर्जन है और इसका दूसरा वर्जन भी है, बट हम साइक्लिक वर्जन ही डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। देखो तो क्या दिया हुआ है आपको बेसिकली दिया कि एक एरे दी है साइज n की, और ये गुड कब होगी, ये गुड तब होगी अगर यू कैन चूज अ साइक्लिक सब एरे ऑफ साइज n/2, यानी कि आधे साइज का, मान लो 6 साइज की एरे है तो 3 साइज की आपको एक ऐसी सब एरे पिक कर सकते हो, और साइक्लिक सब एरे भी हो सकती है, बेसिकली आप इसको एक सर्कल की तरह ट्रीट कर सकते हो और कोई भी n/2 साइज का कोई भी एक सब एरे पिक कर सकते हो, ठीक, एक कोई भी सब एरे आपने पिक करी लेट से n/2 साइज की, उसके बाद क्या है उसमें सारे एलिमेंट्स आपने -1 का मल्टीप्लाई किया, अब आपका जो टोटल सम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो लेस देन 0 होना चाहिए। अगर ऐसा आप कोई भी एक सब एरे पिक कर सकते हो साइक्लिक सब एरे, तो इसका मतलब कि आपका जो एरे है वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली आपका एक गुड एरे है, ठीक, तो पहले इतना देखते हैं, उसके बाद ये जो नीचे क्वेश्चन दिया हुआ ये हम देखते हैं, ठीक, क्या है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिकी लग सकता है पढ़ने में, बट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। तो पहली चीज़ क्या दी हुई है, पहली चीज़ आपको दी हुई है कि एक गुड एरे की डेफिनेशन दी हुई है। गुड एरे क्या होता है, बेसिकली आपको एक एरे दिया हुआ है, लेट्स से आपका कोई भी एरे है 1 3 5 4 2 7, ठीक, लेट्स से कोई एक भी एक एरे है, अब आपको क्या करना है, अब आपको इसमें 3 साइज़ की कोई एक ऐसी सब एरे पिक करनी है सच दैट कि क्या होना चाहिए, उन 3 साइज़ की सब एरे में लेट्स से आपने हर एक एलिमेंट में -1 का मल्टीप्लाई किया, तो क्या होना चाहिए, जो भी वैल्यू आनी चाहिए, अब इस पूरे एरे के सम की जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होना चाहिए, वो आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि कोई ऐसा n/2 साइज का एरे पिक कर पाओ सच दैट कि उसका सम क्या हो, उसका सम बेसिकली बचे हुए एलिमेंट से बड़ा हो, ठीक, यही तो मतलब है कि एक जो एलिमेंट पिक करा उसका सम जो है वो बचे हुए एलिमेंट से बड़ा है, तो आप पूरे सम को नेगेटिव करते रहो, तो जो आपका एरे है वो इवेंचुअली पूरे एरे का अगर सम आप देखोगे तो वो आपका इवेंचुअली नेगेटिव ही होगा, ठीक, तो इसका मतलब कि पूरे एरे में एक ऐसा n/2 साइज की सब एरे है जिसका सम क्या है, बेसिकली जिसका सम बेसिकली आपका बड़ा है, ठीक, तो मैं कहता हूँ कि लेट्स से मान लो मैंने कहा कि ये वाली जो सब एरे है इसका सम क्या है, इसका सम जो है वो इस वाली सब एरे से बड़ा है,
ठीक, अगर मैं कहता हूँ कि इस वाली सब एरे का सम इस वाली सब एरे से बड़ा है तो क्या होगा, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, इसमें -1 का मल्टीप्लाई करूँगा और मैं कह सकता हूँ कि अब मेरे एरे का सम डेफिनेटली नेगेटिव होगा। बट अगर मैं कहता कि इस वाली एरे का सम छोटा है तो क्या करता मैं, तो मैं उस केस में क्या करता, तो मैं उस केस में हमेशा ये वाला एलिमेंट ये वाली सब एरे पिक करता और इसमें -1 का मल्टीप्लाई करता। तो बेसिकली पूरी एरे में ऐसा एक भी अगर आपके पास मान लो तो अगर मैं देखूँ तो अगर आपकी एरे गुड किस केस में नहीं होगी, आपकी एरे गुड उस केस में नहीं होगी जब बेसिकली आप हर एक n/2 साइज की सब एरे पिक करो और उनका सम क्या हो, उन सबका सम जो हो वो बराबर हो। बेसिकली क्या मैं कहना चाहता हूँ कि n/2 साइज की आपने एरे पिक करी, अब मान लो इस एरे का सम बड़ा है, अगर मान लो जो n/2 एलिमेंट्स आपने पिक करे, ठीक, जो सब एरे में n/2 एलिमेंट पिक करे, लेट्स से उसका सम है जो सम 1 है और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनका सम जो है वो सम 2 है। अब आपको मान लो सम 1 अगर है वो ग्रेटर देन है सम 2 से, तो आप सम 1 में -1 का मल्टीप्लाई कर दोगे। अदरवाइज क्या करोगे, अदरवाइज आप सम 2 में -1 का मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों ऐसा कर पा रहे हो आप, क्योंकि ये आपकी एक साइक्लिक सब एरे है, ठीक। तो इसका मतलब कि अगर आपने मान लो ये वाला सब एरे पिक करी तो मैं ये वाली सब एरे भी हमेशा चूज़ कर सकता हूँ। तो अगर इसका सम जो है वो n/2 से बेसिकली n/2 के सम से बेसिकली कम है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं इधर वाले मल्टीप्लाई कर दूंगा, अगर ये ज़्यादा है तो इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा -1 का, ठीक। तो इसका मतलब कि वो केस जिसमें इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी वो मैं कह सकता हूँ कि हाँ इस केस में मेरी एरे जो होगी वो गुड नहीं होगी, ठीक। इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरी जो एरे होगी वो गुड नहीं होगी बेसिकली। तो अब मैं देखता हूँ कि ये केस कैसे आ सकता है मेरा। तो ये केस आने के लिए क्या होना चाहिए, ये केस आने के लिए अब मेरी मतलब कि मैंने कहा कि ये जो मेरा सम 1 है इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है सम 2 के, और सम 1 बेसिकली है क्या, सम 1 है n/2 एलिमेंट्स का सम, और ये क्या है, ये भी है n/2 एलिमेंट्स का सम। तो इसका मतलब पूरी एरे का सम क्या हो जाएगा, पूरी एरे का सम लेट्स से अगर सम है, ठीक है, तो ये सम 1 की वैल्यू क्या है, ये सम 1 की वैल्यू भी होनी चाहिए सम/2 के बराबर, और ये सम 2 की वैल्यू भी होनी चाहिए सम/2 के बराबर। अगर पूरी एरे का सम है आपका सम के बराबर तो इस वाली सब एरे का सम भी सम/2 होना चाहिए और इस वाली एरे का सम भी सम/2 होना चाहिए, ठीक। तो बेसिकली अब कहने का मतलब है कि आपका हर एक जो सब एरे पिक कर रहे हो, इस एरे की हर एक सब एरे है, उसका सम क्या होना चाहिए, उसका सम होना चाहिए सम/2 के बराबर, ठीक। तो इसको कैसे आप वेरीफाई कर सकते हो, इसको मतलब कि होने के लिए कंडीशन बेसिकली क्या होनी चाहिए, तो आपकी मान लो लेट्स से ये कह रहे हैं, ठीक। आपने क्या किया, आपने इनिशियल n/2 एलिमेंट्स पिक करे, इनिशियल आपने क्या किया, n/2 एलिमेंट्स पिक करे, ठीक। अब आपको वेरीफाई करना है कि इसका जो सम है वो सम/2 के बराबर है कि नहीं। तो लेट्स से इसका सम जो है वो सम/2 के बराबर निकला, तो यानी कि इनका सम जो हो गया वो सम/2 के बराबर हो गया, ठीक। अब आप क्या करोगे, अब आप अगली सब एरे देखोगे n/2 साइज की, तो अगली सब एरे क्या होगी, बस एक एलिमेंट आप क्या करोगे, एक एलिमेंट रिलीज करोगे और एक एलिमेंट ऐड करोगे। बट क्योंकि आपका जो ये करंट एरे है, जो करंट एरे थी उसमें क्या था, उसका सम जो था वो ऑलरेडी सम/2 के बराबर था, और आपको ये जो नई एरे चाहिए इसका सम भी क्या चाहिए, इसका सम भी चाहिए आपको सम/2 के बराबर, ठीक। तो एक्चुअल में हुआ क्या, एक्चुअल में हुआ कि सम/2 अभी सम/2 सम था, ठीक। अभी इस सब एरे का सम क्या होगा, इस सब एरे में बेसिकली एक एलिमेंट ऐड हुआ है, ठीक। तो एलिमेंट एक ऐड हुआ है, बेसिकली एरे ऑफ जे ऐड हुआ है, और क्या हुआ है, और आपका ये एक एलिमेंट रिलीज हुआ है, तो यानी कि एरे ऑफ 0 बेसिकली आपका जो है वो रिलीज हुआ है, ठीक। ये जे को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं n/2, बेसिकली n/2th एलिमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे तक आपके अगर 0 बेस इंडेक्सिंग ले रहे हो तो ये n/2th एलिमेंट होगा, ठीक। तो क्योंकि अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू भी सम/2 के बराबर होनी चाहिए, तो अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो क्या आ गया मेरा, एरे ऑफ जो भी n/2 है माइनस एरे ऑफ 0 है, दैट शुड भी क्या होना चाहिए, दैट शुड भी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कि एरे ऑफ जो n/2 है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू आपकी एरे ऑफ 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक। तभी तो देखो समझने की बात करो ना, देखो ये वाली सब एरे आपने पिक करी, इसका साइज n/2 था और इसका जो सम था वो भी वही सम था जो हमें चाहिए, ठीक। अब हमने क्या किया, एक एलिमेंट शिफ्ट कर, यानी कि एक एलिमेंट इंसर्ट किया, एक एलिमेंट निकाला, अभी भी सम हमें वही चाहिए जो पहले था, तो इसका मतलब कि सेम एलिमेंट ही इंसर्ट करोगे ना जो एलिमेंट निकाला है, क्योंकि अगर आप बड़ा एलिमेंट इंसर्ट कर दोगे तो सम आपका बढ़ जाएगा, अगर आप छोटा एलिमेंट इंसर्ट करोगे तो सम आपका कम हो जाएगा, बट अगर आप सेम एलिमेंट ही इंसर्ट करोगे तभी आपका सम सेम रहेगा, ठीक। तो इसका मतलब कि यानी कि 0th एलिमेंट जो होना चाहिए वो आपका n/2th एलिमेंट के बराबर होना चाहिए, ठीक। अब अगर आप अगली एरे देखो, अगली सब एरे बेसिकली देखो, तो फिर से क्या हुआ, फिर से आप 1th एलिमेंट निकला और n/2th एलिमेंट n/2 + 1th एलिमेंट ऐड हुआ, ठीक। फिर से यही सेम चीज़ होनी चाहिए कि 1th वाला एलिमेंट n/2th + 1th वाला एलिमेंट के बराबर होना चाहिए,
फिर से अगली वाली अगर आप देखो तो यानी कि सेकंड एलिमेंट जो होना चाहिए वो n/2 प्लस सेकंड एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। फिर अगर थर्ड वाली आप देखो तो वो क्या होना चाहिए, n/2 प्लस थ्रीथ एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो एक ऐसी एरे जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। बेसिकली आपका जीरोथ एलिमेंट जो होना चाहिए वो n/2th एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट वाला जो होना चाहिए वो n/2 प्लस 1 के बराबर होना चाहिए। सेकंड वाला जो होना चाहिए वो n/2 प्लस 2 के बराबर होना चाहिए। थर्ड वाला n/2 प्लस बेसिकली क्या 3 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ऐसे आपकी एक एरे मिल गई आपको तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये वाली एरे जो होगी वो क्या होगी, वो होगी नॉट गुड। ठीक, तो ये हमने निकाल लिया कि नॉट गुड क्या है। अब ये सब निकाल क्यों रहे हैं ये अब हम देखते हैं। ठीक है, अब असली क्वेश्चन पे आते हैं कि असली क्वेश्चन क्या था आपका। तो देखो असली क्वेश्चन है कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको एक इवन इंटीजर n दिया हुआ है, क्योंकि इवन तो देना ही पड़ेगा क्योंकि आपको क्या करना है बेसिकली n/2 एलिमेंट्स पिक करने थे। ठीक है, इसलिए इवन एलिमेंट्स दिए हुए हैं। कन्फ्यूजन आपकी सारी क्लियर कर दी है इन लोगों ने। अब क्या दिया है, अब आपको एक बाइनरी मैट्रिक्स दिया n क्रॉस n साइज की। ठीक, और आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बोल रहा है कि आपको एक n साइज की एरे बनानी है और आपको बताना है कितने ऐसे नंबर ऑफ एरेज आप बना सकते हो जो कि गुड हो। अब एरे बनाओगे कैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अगर आप वहाँ पढ़ोगे तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकती है, बट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक, इन्होंने बोला है क्या, इन्होंने बोला है कि आपको n क्रॉस n साइज की एक मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक, तो बेसिकली लेट्स से कि आपको 4 क्रॉस 4 की एक मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक, तो बेसिकली क्या है, आपको एक 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स दी हुई है। अब बेसिकली आपकी ये जो रोज़ हैं ये डिनोट कर रही है आपकी जो ओरिजिनल एरे बनेगी वो 4 साइज़ की क्योंकि बनेगी ना, तो यानी कि ये आपकी एरे जो भी ओरिजिनल एरे बनेगी उसके इंडेक्सेस डिनोट कर रही है। ठीक, कि आपके फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, सेकंड इंडेक्स की, थर्ड इंडेक्स की, फोर्थ इंडेक्स की, और पोटेंशियल वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं। अब ये क्योंकि आपकी एक बाइनरी मैट्रिक्स है तो इसका मतलब कहीं पे इसमें 1 पड़ा होगा, कहीं कहीं पे इस पर 0 पड़ा होगा। ठीक, लेट्स से ये सारी जगहों पे इसमें 0 पड़ा हुआ है, यहाँ पे 1 पड़ा है, लेट्स से यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है। ठीक, तो बेसिकली जिस जिस पॉइंट पे इसमें 0 पड़ा हुआ है वो तो कोई काम की नहीं है, लेकिन यहाँ जहाँ जहाँ पे 1 पड़ा हुआ है तो बेसिकली अब ये कहना क्या चाह रहा है, कहना चाह रहा है कि जो आप एरे बनाओगे, एरे जो आप बना सकते हो उसमें फर्स्ट पोजीशन पे या तो आप 2 भी रख सकते हो या तो आप 4 भी रख सकते हो। ठीक, तो बेसिकली कहना चाह रहा है कि अगर मान लो आप 4 साइज की एरे बना रहे हो, 4 साइज की एरे बना रहे हो, तो यानी कि 0th इंडेक्स बेसिकली अगर 1 बेस इंडेक्सिंग लो तो फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स। तो ये कह रहा है कि फर्स्ट जो एलिमेंट हो सकता है वो आपका ये 2 भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है तो 2 भी हो सकता है, और ये आपका 4 भी हो सकता है। सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट क्या हो सकता है, जहाँ जहाँ पे 1 पड़ा हुआ है बेसिकली 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। सेकंड इंडेक्स का एलिमेंट आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट क्या हो सकता है, थर्ड इंडेक्स का एलिमेंट क्योंकि पूरी रो में आपका क्या सिंगल 1 ही पड़ा हुआ है तो इसका मतलब कि ये केवल 1 के बराबर हो सकता है। ठीक, फर्स्ट पोजीशन पे क्योंकि 1 है। और फोर्थ एलिमेंट क्या हो सकता है, फोर्थ एलिमेंट आपका लेट्स से यहाँ पे भी 1 पड़ा हुआ था तो फोर्थ एलिमेंट आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है और आपका 4 भी हो सकता है क्योंकि 3 जगह पे 1 पड़ा हुआ है सेकंड, थर्ड और फोर्थ पोजीशन पे। ठीक, तो बेसिकली आपकी ये सारी पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं जो कि किसी भी पॉइंट पे आ सकती है। अब इनके कॉम्बिनेशन से आपको क्या बनाना है, आपको जितनी भी एरे बना सकते हो उनमें से जो एरे गुड होंगी उनका बेसिकली आपको काउंट बताना है। तो ये है आपकी प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है कि आपको हर एक इंडेक्स पे कौन कौन सी वैल्यूज़ आ सकती हैं वो दिया हुआ है। अब आपको बताना है कि इनमें से जितनी भी एरे बन सकती है उनमें से गुड कितनी एरेज होंगी। ठीक, तो देखो गुड एरेज फाइंड करने के लिए तो बहुत कुछ चीज़ें फाइंड करनी है, बट हमने नॉट गुड एरे फाइंड करने के लिए पता कर लिया है। नॉट गुड फाइंड करने के लिए हमने पता कर लिया कि ये वाली प्रॉपर्टी जो है ये अगर सेटिस्फाई हो रही है कि 0th एलिमेंट n/2 के बराबर होना चाहिए, 1th वाला इसके बराबर होना चाहिए, सेकंड वाला इसके, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये एरे मेरी नॉट गुड है। गुड कब कहेंगे, वो हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है गुड की, बट नॉट गुड की ये कंडीशन है। ठीक, हमें क्या करना है, हमें गुड एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो गुड एलिमेंट्स हमें फाइंड करने हैं। तो अगर मान लो मैं कहता हूँ कि मुझे मान लो मेरे पास 100 बच्चे दिए हुए हैं। ठीक, मैं कहता हूँ कि इनमें से तुम बता दो कि कितने लोग अच्छे लोग हैं, इनमें से कितने बच्चे अच्छे हैं। ठीक, लेट्स से मैं ये पूछता हूँ तो मैं कह दूंगा कि चलो अगर तुम ये नहीं बता सकते हो कि कितने अच्छे हैं तो यही बता दो मुझे कि टोटल कितने बच्चे हैं। टोटल 100 बच्चे हैं लेट्स से, और इनमें से बेकार कितने बच्चे हैं। तो अगर मैं कहता हूँ कि 40 बेकार है तो मैं कह दूंगा कि अगर मैं टोटल में से बेकार वाले माइनस कर लूँ तो मेरे को अच्छे वाले तो पता चल जाएंगे ना, तो अच्छे वाले 60 होंगे। तो अगर तुम मेरे को ये गुड बच्चे नहीं बता सकते हो तो क्या तुम मेरे को ख़राब वाले बच्चे बता सकते हो क्या।
तो यही चीज़ यहाँ पे भी है। तो अगर मैं फाइंड कर लूँ कि मेरे टोटल कितनी नंबर ऑफ एरेज बन सकती है, टोटल एरेज बनाना देखो मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर एक पोजीशन पे कितनी कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं, उन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ, बेसिकली फर्स्ट पोजीशन पे 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, सेकंड पोजीशन पे भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, थर्ड पोजीशन पे 1 पॉसिबिलिटी है, फोर्थ पोजीशन पे 3 पॉसिबिलिटी है। तो बेसिकली मेरे टोटल 12 एरेज पॉसिबल है। ठीक, इस 2 के साथ ये 2 पिक करो, इस 2 के साथ ये 3 पिक करो, इस 2 के साथ फिर बेसिकली ये 2 2 1 2, फिर बेसिकली 2 2 1 3, फिर बेसिकली 2 2 1 4, फिर 2 3 1 2, फिर 2 3 1 3, 2 3 1 4, फिर इसे 4 के साथ 4 2 1 2, फिर 4 2 1 3, 4 2 1 4, फिर 4 3 1 2, 4 3 1 3, 4 3 1 4, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आपकी हो सकती हैं। ठीक, तो टोटल निकालना तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर एक रो में जितने जितने भी आपके एलिमेंट्स 1 हैं उनका बेसिकली आपको मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपके टोटल एलिमेंट्स आ जाए। अब बस आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है कि ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं इनमें मेरी नॉट गुड वाली कितनी है। ठीक, मेरी अगर नॉट गुड वाली मैंने पता लगा ली तो इसका मतलब मेरा काम हो जाएगा। अब नॉट गुड वाली के लिए क्या कंडीशन है, नॉट गुड वाली में देखो फर्स्ट पोजीशन पे क्या मेरी ये दोनों वैल्यूज़ आ सकती हैं कि नहीं, ये फर्स्ट पोजीशन पे बेसिकली मेरी कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं ये कैसे पता चलेगा मुझे। तो देखो मैंने अभी ऊपर दिखाया था ना आपको कि फर्स्ट पोजीशन पे उतनी ही वैल्यूज़ आ सकती हैं, जीरो बेस इंडेक्सिंग की बात हो रही है, तो बेसिकली जीरोथ इंडेक्स पे कितनी वैल्यूज़ आ सकती हैं, जो वैल्यूज़ आपकी सेम n/2th एलिमेंट पे भी होनी चाहिए, यानी कि जीरोथ इंडेक्स पे जो भी वैल्यू आ रही है वो आपकी n/2th इंडेक्स पे भी आनी चाहिए। तो मतलब कि जो भी आपका फर्स्ट एलिमेंट और वन प्लस n/2 बेसिकली 1 + n/2th एलिमेंट, इन दोनों में जो भी कुछ भी कॉमन है वो आपका क्या हो सकता है, वो आपका फर्स्ट एलिमेंट की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ठीक, अब वही आपका फर्स्ट इंडेक्स पे भी होना चाहिए, वही आपका थर्ड इंडेक्स पे भी होना चाहिए। ठीक, यही सेम चीज़ सेकंड इंडेक्स के साथ भी है कि 2 पे जो आ रहा है वही आपका n/2 + 2 पे भी आना चाहिए, जो वैल्यूज़ 2 पे आ रही हैं वही वैल्यूज़ n/2 + 2 पे भी आनी चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अब आपकी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो गई, अब आपकी पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएंगी। क्यों, क्योंकि अब आपको क्या करना है, अब ये 1 के लिए 2 4 तो था, यहाँ पे गया हुआ था कि हाँ यहाँ पे 2 4 चूज़ कर सकते हो, बट आपको इसको वेरीफाई करना है इस 3 के साथ भी। लेट्स से यहाँ 3 की वैल्यू 2 होती, तो अब देखो मैं कहता हूँ कि ये 2 जो है वो 1 में भी कॉमन है और 3 में भी कॉमन है, तो इसका मतलब मैं 2 तो मेरी एक पॉसिबिलिटीज़ है कि मैं 2 को 1 और 3 पे पुट कर सकता हूँ, बट क्या मैं इस 4 को अब पुट कर सकता हूँ, नहीं, अब इस 4 को नहीं पुट कर सकता हूँ। तो बेसिकली जो चीज़ें 1 और 3 में कॉमन होंगी वही मेरी आंसर में आ सकती हैं। तो बेसिकली अब मैं कह सकता हूँ कि 1 और 3 को मिला के मेरा केवल एक ही एलिमेंट आ सकता है जो कि है 2। ठीक, और मुझे दोनों को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरी यूनिक वैल्यूज जो भी होंगी वो केवल एक ही पे डिपेंड करेंगी। ठीक, तो मतलब कि अगर मैं हाफ एरे बना लूँ तो बाकी की हाफ एरे जो होगी वो मेरी एज इट इज़ फिल हो जाएगी। तो मेरे को बस जितनी यूनिक पॉसिबिलिटीज़ होंगी वो केवल हाफ एरे के लिए ही फाइंड करनी है। तो अब मैंने देखो फर्स्ट इंडेक्स के लिए मेरे को पता चल गया कि जो एलिमेंट 1 वाले में कॉमन है और 3 वाले में कॉमन है वो उतनी ही केवल मेरी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ठीक, तो यानी कि एक पॉसिबिलिटी यहाँ से निकल के आई। इन दोनों में कितने एलिमेंट्स कॉमन है, इन दोनों में देखो 2 भी कॉमन है 3 भी कॉमन है। ठीक, 4 मतलब कि अब नहीं यूज़ हो सकता है, लेकिन 2 और 3 तो यूज़ हो सकते हैं ना, तो इनमें 2 कॉमन है। तो बेसिकली अब मैं कह सकता हूँ कि ये मिलके टोटल 2 × 1 बेसिकली 2 ऐसी एरेज बन सकती हैं जो कि मेरी क्या है, जो कि मेरी नॉट गुड है। और मेरी टोटल एरेज कितनी थी, टोटल एरेज थी 12, तो मेरी 12 - 2 बेसिकली अब मेरी गुड एरेज का काउंट आ गया 10। ठीक, तो यही करना था आपको। क्या करना है आपको बस ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा ट्वीक करना था, क्योंकि आपको प्रॉब्लम जो दी हुई है उसमें आपको गुड एरेज फाइंड करनी थी, बट हमने देखा कि गुड एरेज की मेरी बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है, बट हमने किसी तरीके से इवैल्यूएट करके निकाला कि मेरी जो नॉट गुड एरे है उसमें बेसिकली क्या कंडीशन है कि स्टार्टिंग की जो हाफ एरे है वही सेम एरे आपकी लास्ट की हाफ भी होनी चाहिए। ठीक, तो अगर मैंने ये चीज़ कैलकुलेट कर ली तो अब मेरे को बस क्या करना है, हर एक जो 2 के पेयर है उनमें कौन कौन सी पोटेंशियल वैल्यूज़ हो सकती हैं उसको मिला के मैंने अपनी हाफ एरे फॉर्म कर ली, और जो मेरी हाफ एरे जितनी तरीके से बन सकती वो मेरे नॉट गुड का काउंट हो जाएगा, और मैं फिर उसको टोटल में से माइनस कर सकता हूँ, मेरा गुड का काउंट निकल आएगा। ठीक, तो इसमें भी देखो मैंने क्या किया, बस एक यहाँ पर ट्रैवर्सल लगेगा और कोई एक डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करके मैप या समथिंग कुछ भी यूज़ करके मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इन दोनों की कॉमन वैल्यूज़ बेसिकली फाइंड कर सकता हूँ। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आएगा। मैंने 4 क्वेश्चन डिस्कस किया, आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है
तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आई वुड लव टू आंसर दैट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।